Hello everyone, welcome to the class. My name is Manjeet Bhardwaj. You are watching the channel Manjeet Bhardwaj Chemistry. तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई मित्सुनाबो रिएक्शन एंड एप्पल रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस वेरी शॉर्टकट में भी बताएंगे, लॉन्ग कट भी करेंगे, मैकेनिज्म भी करने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। लेट्स सी। सबसे शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे किसी रिएक्शन को याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मित्सुनाबो रिएक्शन। दोनों रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती हैं। सीधा सीधा बता रहा हूं, SN2 मैकेनिज्म सभी को आता होगा। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। SN2 का मतलब क्या होता है? SN2 होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है बाइमोलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल एक साथ देखने को मिलते हैं। सिंपल कर देता हूं कैसे होता है। सपोज दैट यहां पर आपके पास में कार्बन है, इस तरफ OH लगा हुआ है, इस तरफ क्लोरीन नेगेटिव आएगा जो अटैक करेगा। तो क्लोरीन नेगेटिव इस तरफ से अटैक करता है। ठीक है, यहाँ एक और H लगा देता हूँ, 4 वैलेंसी पूरी है। इस तरफ से क्लोरीन नेगेटिव अटैक करेगा, इस तरफ से OH का बॉन्ड टूटेगा। ये धीरे धीरे बाहर जाएगा, ये धीरे धीरे जुड़ेगा और इसी को बोलते हैं दो मॉलिक्यूल एक साथ आपको दिखाई देते हैं। क्लोरीन भी जुड़ रहा है और OH भी जुड़ा हुआ है, तो बाई मॉलिक्यूलर। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती है, बता देता हूँ। ठीक है, ये हल्का हल्का इधर आ रहा है, ये हल्का हल्का बॉन्ड टूट रहा है और ये हल्का हल्का बन रहा है। तो ओवरऑल वैलेंसी 4 ही रहती है, 5 नहीं बनती कभी भी। बट इसको बोलते हैं SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है और यही रिएक्शन हम यहां पर करने वाले हैं। देन व्हाई इट इज नेम रिएक्शन। जितने भी मैकेनिज्म्स है उसका एक शॉर्टकट में एक वन लोड के अंदर मैं मैकेनिज्म का भी एक वीडियो, एक बड़ा वीडियो डालने वाला हूं। तो लेट्स सी वो कब आएगा तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए ये इसको फिर ये स्पेशल क्यों है? व्हाई मित्सुनाबो रिएक्शन, व्हाई इट इज स्पेशल। ये मतलब इसका नेमिंग रिएक्शन क्यों है? वजह ये है, हमें पता है SN2 रिएक्शन कब होती है भाई। देखिए कार्बन है, अगर यहाँ पर CH3 है, इस तरफ CH3 है, इस तरफ CH3 है और यहाँ पर OH लगा हुआ। OH लगा लीजिए, CHCl लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, है ना। तो अगर OH, अगर मैं यहाँ अब मैं क्लोरीन का अटैक करवाना चाहता हूं तो क्लोरीन यहाँ भीड़ की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़, है ना, जरूरत से ज्यादा भीड़ होने की वजह से क्लोरीन यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता। तो क्या होगा? क्लोरीन इस तरफ से तो अटैक कर नहीं पाएगा। देन व्हाट विल हैपन? तो भाई क्लोरीन को आने के लिए OH को पहले जाना पड़ेगा। तो OH यहां से निकल जाएगा, जिसमें क्या बनेगा? OH निकलने के बाद यहां बनेगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन पॉजिटिव आयन बनेगा, फिर क्लोरीन इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, यानी पहले पॉजिटिव बनेगा फिर क्लोरीन अटैक करेगा। दैट इज कॉल्ड SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 यूनिमोलिकुलर। 1 मींस यूनिमोलिकुलर। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, वो सेकंड ऑर्डर होती है SN2। तो ये यूनिमोलिकुलर बनेगा। मतलब अगर 3 डिग्री कार्बन है तो यहां देखिए हमारे पास क्या था, ध्यान दीजिएगा, OH लगा हुआ है। 3 डिग्री कार्बन, तो ये 3 डिग्री जिस कार्बन के तीनों तरफ 3 कार्बन एटम और हो, जिस कार्बन के तीनों साइड में, मतलब 3, जिस कार्बन की वैलेंसी 3 कार्बन के साथ में जुड़ी हो, वो 3 डिग्री है। अगर यहां मैं H लगा दूं तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ तो H है, इस तरफ OH और 2 ही कार्बन जुड़े हुए, तो 2 डिग्री। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 4 डिग्री भी हो सकता है। कार्बन के चारों तरफ कार्बन की चेन ही जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 डिग्री जो कार्बन है वो करता है, वो किसको फेवर करेगा? OH को पहले हटाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्लोरीन अटैक नहीं कर पाएगा। तो वो किसको फॉलो करेगा? वो फॉलो करेगा SN1 को। 1 डिग्री किसको करेगा? 1 डिग्री करेगा SN2 को। और 2 डिग्री किसे करेगा? 2 डिग्री SN1 SN2 मिक्स्ड करेगा। डिपेंड करेगा आपका सोलवेंट क्या, डिपेंड करेगा आपका रिएक्टेंट क्या है जिसके साथ रिएक्शन हो रही है, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या है। इन सारे बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यानी हम उसे डिसाइड नहीं कर सकते। और अगर मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री मुझे कोई फर्क ना पड़े, मुझे हर कीमत पर, ध्यान देना इस बात पे, मुझे हर कीमत पर अगर SN2 ही करवानी हो, हर कीमत पर SN2 करवानी हो, देन व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं? वही है हमारी मित्सुनाबो रिएक्शन। एप्पल रिएक्शन भी वैसी होती है। मित्सुनाबो एप्पल जो नेमिंग रिएक्शंस हैं, किसी न किसी साइंटिस्ट को डेडिकेटेड होती हैं, उन्होंने इसके ऊपर मत्था मारा भी, तो कोई रीजन तो होगा ना। तो वो रीजन ये है कि SN2 अपने आप नहीं होती, रिएजेंट्स पर डिपेंड करती है। और मुझे अगर ऐसा करना है कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट वही लेना है जो SN1 करता हो, लेकिन करवानी SN2 है, तो क्या करूं? मुझे रिएजेंट ऐसे लेने होंगे जो SN2 को करवा सकें। तो यहां हम वही चीज पढ़ने वाले हैं कि ऐसे क्या लें रिएजेंट जिससे SN2 हो, और SN2 हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही बनाती है, याद रखना। SN2 वजह पीछे से अटैक होता है। तो अब ये चीज भी आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं CH3 कुछ इस तरह से CH3 लगा रहा हूं, यहां पर OH लगा रहा हूं। तो देखिए अगर यहां से क्लोरीन आएगा, ठीक है, तो ये CH3 क्या होगा? ये छतरी की तरह ये तीनों हाइड्रोजन जो है वो कुछ इस तरह से चले जाएंगे। ये तीनों हाइड्रोजन इस तरह से चले गए और यहाँ क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। तो क्लोरीन बाद में आके यहाँ जुड़ जाए और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा।
तो क्या हुआ, पहले हाइड्रोजन उधर लगा हुआ था, उधर OH लगा हुआ था ना, ठीक है। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन तीनों इस तरफ चले गए और क्लोरीन इधर जुड़ गया, मतलब छतरी जैसे पलट जाती है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी आपकी कॉन्फिगरेशन जो है वो इन्वर्ट हो गई, पलट गई कॉन्फिगरेशन। दैट इज वाई यहां इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है SN2 के अंदर, क्योंकि पीछे से अटैक होता है। SN1 में कौन सा मिलता है, SN1 की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन के ऊपर पहले पॉजिटिव बनेगा, मान लीजिए इस तरफ R, इस तरफ R, इस तरफ R लगा हुआ है, तीनों तरफ यहाँ पॉजिटिव बन गया कार्बन के ऊपर, और ये पॉजिटिव क्या करता है, अब OH या Cl, मान लीजिए, चलिए Cl लेते हैं, Cl अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है भाई, ये जो 3 कार्बन है ना, ये सेम साइड में नहीं रहते, अब ये ऐसा बन जाता है, देखिए कार्बन है और ये R है, इस तरफ R है और इस तरफ R, ये ट्राइंगुलर शेप में आ जाता है कार्बोकैटायन, ट्राइंगुलर शेप में, 3 ट्रायंगल बन गया, देखिए ध्यान से, ट्राइंगुलर शेप में आ जाता है। तो ट्राइंगुलर शेप में क्लोरीन जो है ऊपर से अटैक कर सकता है, पीछे से अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। इस वजह से इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, रैस्मिक मिक्सचर बनता है, इन्वर्टेड नहीं बनता। जो पहले था सेम टू सेम वैसी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर वो R कॉन्फ़िगरेशन का था तो R बन सकता है, अगर S कॉन्फ़िगरेशन का था वो S बन सकता है। और जो पहले था उससे कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स भी बन सकती है, क्योंकि ऊपर या नीचे दोनों तरफ से उसको अटैक करने के लिए मिल जाता है। तो SN1 SN2 वैसे होते हैं। ये तो मैकेनिज्म्स की बात थी, मुझे 100% SN2 चाहिए, 100%। क्या करूं, PPH3 और डेड डाल दो, बस बात खत्म। अल्कोहल के साथ में जब भी रिएक्शन होगी PPH3 और डेड डाल दो, आपको 100% क्या मिलेगा, SN2 मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान रखना, नेम याद रहे ना रहे, रिएजेंट अगर आपको याद है, एक लाइन में रिएक्शन खत्म हो जाती है सिर्फ रिएजेंट याद रखने से, और लास्ट जो आपका लास्ट प्रोडक्ट बनेगा, बस इतना ध्यान रख लीजिए, समझ लीजिए, आपको नेमिंग रिएक्शन बहुत आसान हो जाएंगी, और भी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं सिर्फ रिएजेंट्स को ध्यान रखने से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये होता क्या है, SN2 इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो देखिए क्या होगा, R पर आएगा पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ था, H ले जाएगा डेड, डेड जो है वो H को लेके जाएगा। यहां मैंने शो भी कर रखा है, देखिए क्या होता है, ये H जो है ROH का जो H है वो ले गया डेड। डेड का फॉर्मूला क्या होता है, डाई इथाइल, 2 इथाइल लगे हुए हैं, देखिए ये रहा, एक इथाइल ये रहा, एक इथाइल ये रहा, डाई इथाइल एजो। एजो होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड जो ग्रुप होता है वो एजो होता है, डाई इथाइल एजो, डाई कार्बोजाइलेट, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में, देखिए डाई कार्बोजाइलेट, डाई इथाइल और एजो, दैट इज डेड। डाई इथाइल, डाई कार्बोजाइलेट, डाई इथाइल, डाई कार्बोजाइलेट, एजो, है ना, एजो बीच में आएगा, पहले आएगा डेड, डाइथाइल एजो डाई कार्बोजाइलेट, दैट इज डेड। अब ये डेड क्या करता है, डेड में जो एजो ग्रुप होता है, बाकी इसमें कुछ काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये जो एजो ग्रुप है, आपको इसका ध्यान रखना है, डेड में एक एजो ग्रुप होता है, बस ये याद रख लो। ये जो एजो ग्रुप है, इसमें नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों नाइट्रोजन की एक एक वैलेंसी कम हो जाती है, जिससे एक हाइड्रोजन अल्कोहल वाला डेड ले जाएगा और एक और हाइड्रोजन लेगा, कहां से लेगा, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होगा ना, न्यूक्लियोफाइल, उसके पास में पहले H होगा, किसी जो भी न्यूक्लियोफाइल जुड़े हो उसके साथ जो H है वो भी यही एजो ग्रुप लेके जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल बनाता है, और R कार्बन की चेन, ये जो ROH था इसका H भी लेके जाएगा, यानी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों काम करता है डेड, 2 हाइड्रोजन को लेके जाएगा, डबल बॉन्ड इसका टूट जाएगा, ये डेड काम करता है। PPH3 क्या काम करता है, PPH3 जो वो ऑक्सीजन को जोड़ देता है, ठीक है, डबल बॉन्ड वो बना के निकल जाता है, और इस तरह से SN2 होती है। फिर ये तो SN1 भी हो सकती है। अब वो डिपेंड करेगा इसके मैकेनिज्म पर कि मैकेनिज्म कैसा होता है। तो देखिए अब उसको जरा देखते हैं। R पर स्लाइटली पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा PPH3 के साथ, R के साथ भी है, देखिए मैंने ऐसे करके जोड़ रखा है, R के साथ भी है और PPH3 के साथ में भी ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ठीक है, दोनों के साथ। और PPH3 पर पॉजिटिव चार्ज है, तो PPH3 क्या करता है, ऑक्सीजन से ये वाला बॉन्ड छीन लेता है, और इधर से R अटैकिंग रिएजेंट इधर से इसके साथ जुड़ जाता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी कॉन्फिगरेशन इन्वर्ट होगी क्योंकि पीछे से अटैक होने वाला है। ये जुड़ा हुआ है, धीरे धीरे हटता है, वो धीरे धीरे जुड़ता है, बस यही चीज ध्यान रखनी है। साथ में ये आपका जो डेड था, इसका नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड टूट गया, दोनों के साथ में क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, दैट्स इट। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से एक लाइन में बता देता हूं क्या होता है। एक लाइन में आपको नेमिंग रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा हर बार। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, देखिए अपने 9th 10th में मैथ किया होगा, कुछ बच्चों ने 11th 12th और BSc में भी मैथ किया होगा। तो मैथ में क्या होता है, बच्चे बोलते हैं मैथ जो है ना लॉजिकल है, केमिस्ट्री जो है ना वो क्या है, बहुत सारी जगह पर आपने सुना होगा केमिस्ट्री जो है ना रट्टे मारने वाली है, उसमें याद करना पड़ता है, उसमें सारे एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात बताता हूं, आप लोग एक फॉर्मूला करते हैं, सपोज चलिए 9th 10th का एक फॉर्मूला लेते हैं, PRT,
है ना, बाय 100। ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। एक बार मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दिया। क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पीआरडी से? प्रिंसिपल आर इंटू टी, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, हिंदी में पढ़ते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या इससे आप क्वेश्चन कर लेंगे? राम ने शाम को 5 रुपए दिए 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद राम शाम को टोटल कितने रुपए वापस करेगा? ब्याज के साथ, ब्याज की दर बता देगा 2% पर ईयर। 6 महीने का ब्याज है, पर ईयर का रेट बताया है, 6 महीने में कितना होगा, पहले उस रेट को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में वो फिर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, फिर उसके बाद में अब वहां मूलधन क्या है, रेट क्या है, रेट में चेंज आपको करना पड़ेगा। समय कितना है, 6 महीने, है ना। अब उसने तो 1 साल का रेट दिया था, गड़बड़ हो गई। तो यानी कि ये इस इक्वेशन में आप भर ही नहीं पाएंगे। 9-10 में आप करते थे तो क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला देके आपको एक फॉर्मूले के ऊपर कम से कम 10 न्यूमेरिकल करवाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस, अभ्यास। 10 न्यूमेरिकल, उसके बाद आपको एक फॉर्मूला याद होता है यार। और आप लोग केमिस्ट्री को कहते हो कि लो जी रिएक्शन होगी, खत्म होगी, अब हमें रट्टा मारना पड़ेगा। एक रिएक्शन के ऊपर 10 न्यूमेरिकल सोल्व करो ना, देखिए फिर जरा कैसे नहीं होगा, 100% नहीं होगा। एक रिएक्शन को 10 बार सोल्व करके देखो, 10 बार याद करके देखो, अलग अलग इसके क्वेश्चंस करके देखो, क्यों नहीं होने वाली है? डेफिनेटली होगी। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, डेफिनेटली नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी प्रैक्टिस यहां पर भी चाहिए, तो एक ही चीज को 10 बार करें, इसकी बजाय एक ही चीज को इतना गहराई से कर लो। अब मैं क्या फॉर्मुलेट करता हूं, एक रिएक्शन को इतना गहराई से कर लो कि अगर कहीं दूसरी जगह पर वो रिएक्शन दिखाई दे तो आप उसको कोरिलेट कर सको कि हाँ ये वो वाली रिएक्शन है। क्योंकि जब ये वाले ROH, अल्कोहल, PPS3 डेड, ये चीजें जब अलग फॉर्म में दिखाई देती हैं, कार्बन की चेन में दिखाई देती है, आपको याद ही नहीं आएगा ये कौन सी रिएक्शन है। दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि प्रैक्टिस कम है। ये नहीं कि आपको याद नहीं रहती, एक ही रिएक्शन को इतना डीपली याद करो कि आपके 10 रिएक्शंस के बराबर उसके ऊपर टाइम लगाओ। टाइम देना पड़ेगा, दैट इज प्रैक्टिस, टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर भी आपको वही करना भाई। R पॉजिटिव है, PPS3 है, तो सीधा सीधा आपके पास में ये बन जाएगा। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। डेड क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा हमेशा। चलिए अब जरा आगे देखते हैं इसका मैकेनिज्म। अब मैं आपको बताता हूं कि मैकेनिज्म में क्या होता है। तो देखिए मैकेनिज्म के अंदर, यहां मैकेनिज्म को मैंने एक ही स्टेप में सबको कर रखा है, तो आपको 1 बाय 1 मैं समझाता हूं कि इसमें होता क्या। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप देखिए जरा, फर्स्ट स्टेप ये लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या होने वाला, फर्स्ट स्टेप में PPS3 अपना लोन पे डोनेट करेगा नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या करती है, अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ देगी। ये डबल बॉन्ड टूट गया, तो ये वाला बॉन्ड यहां से खत्म हो गया, तो इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाली नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है, ये नाइट्रोजन जो है वो ROH जो था उसके H पॉजिटिव को ले जाएगा। ये सेकंड स्टेप आ गया। यानी PPS3 ने अपना लोन पेयर दिया, दूसरे नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, हाइड्रोजन का ROH, अल्कोहल वाला हमारा जो फर्स्ट रिएक्टेंट था उसका अल्कोहल वाला H ले गया, जिसकी वजह से क्या बना, अब देखिए जरा सेकंड स्टेप भी हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया, क्योंकि H ने इधर दे दिया ना लोन पेयर। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर H है नहीं, ऑक्सीजन पर है नेगेटिव, और इसका नेगेटिव तो चला गया, इसने तो अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, और ये वाला बॉन्ड भी नहीं। सेकंड स्टेप के बाद ये वाला बॉन्ड खत्म हो गया, ठीक है। ये H इधर जुड़ा, ये वाला बॉन्ड अभी आप मत मानिए कि है, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप में। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, लोन पे डोनेट किया। सेकंड, ये वाला बॉन्ड इधर आया, इसने हाइड्रोजन को जोड़ लिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव क्या करता है, ये नेगेटिव थर्ड स्टेप देखिए, नेगेटिव कहां जाता है, PPS3 पर पॉजिटिव चार्ज था, वहां पर अटैक कर दिया। अब आप कहेंगे इतना दूर कैसे चला गया, ये ऐसा नहीं है। देखिए जरा, इस नाइट्रोजन के बिल्कुल सीध में, ये मेरा थंब जो है, और इस नाइट्रोजन के बिल्कुल सीध में यहां पर लगा हुआ है PPS3 और यहां लगा हुआ है ROH। तो PPS3 का P इधर है, ROH का OH इधर है, तो ऑक्सीजन इसको यहां दे रहा है, इस पैरेलल के अंदर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसे यहां दे रहा है। क्योंकि मैं एक ही स्टेप में दिखा रहा हूं तो थोड़ा आपको लगेगा कि ये थर्ड स्टेप कहां जा रहा है। तो यानी अब आपको थर्ड स्टेप समझ में आ गया होगा। PPS3 को इसने लोन पेयर दे दिया ऑक्सीजन ने, थर्ड स्टेप ऑक्सीजन, अब PPS3 को लोन पेयर मिल गया। अब फोर्थ स्टेप देखिए क्या होता है, फोर्थ स्टेप में PPS3 क्या करता है, वापस इसको फिर से इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, क्योंकि PPS3 को ऑक्सीजन से मिल रहे हैं, उसका पॉजिटिव चला जाएगा, वो फिर से अपना लोन पेयर नाइट्रोजन को दे देता है। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, फिफ्थ स्टेप में ये नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज होगा, RSH, 5 अल्कोहल है RSH, है ना। अब RSH क्या करता है, ये इसके पास भी एक H होता है। मैंने बोला था डेड जो है वो 2 हाइड्रोजन लेता है, एक हमारे रिएक्टेंट से, दूसरा हमारे दूसरे रिएजेंट से, है ना, दूसरे रिएक्टेंट से। तो इसका H भी नाइट्रोजन लेके जाएगा। तो सिंपल भाषा में अगर हम समझे, इसको सिंपली समझना चाहे कि क्या होता है, RSH का H, ROH का H, ये दोनों H लेके जाएगा, ये दोनों, इसका डबल बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, और जो फॉस्फोरस था वो हमारे इस ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना देगा। क्लियर है, और फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल, पांचों स्टेप यहां से हमारे हो चुके हैं, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, ये फोर्थ स्टेप इधर आया, फिफ्थ स्टेप के अंदर इसने ये कर लिया। अब नीचे देखिए क्या हुआ, ठीक है।
RS पर नेगेटिव चार्ज बना था, वो रहा RS, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना था, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। नीचे मैंने न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ, आई डोंट थिंक कि आपको दिख रहा है कि नहीं, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल नीचे लिखा हुआ है। फर्दर नेक्स्ट देखिए SN2 होने वाली है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। R पर अब देखिए क्या होने वाला है, R पर स्लाइटली पॉजिटिव है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ था, H इसका चला गया था और इसने PPS3 के साथ में एक बॉन्ड बना रखा ऑक्सीजन ने, ठीक है। तो PPS3 पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का लोन पेयर लेगा, डबल बॉन्ड बन गया उसके साथ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन R से बॉन्ड छीन रही है और R इधर RS नेगेटिव से बॉन्ड ले रहा है, SN2 बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, वो इधर से बॉन्ड लेगा, ये इधर वापस इसको बॉन्ड देने वाला है। तो इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट डेफिनेटली आएगा, क्योंकि बॉन्ड टूटता नहीं है पहले, इट विल नॉट ब्रेक डाउन फर्स्टली, ये पहले क्या करेगा, ये इधर से बॉन्ड बनेगा, ये इधर से टूटेगा, एक साथ रिएक्शन होती है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है और PH3 डबल बॉन्ड बन जाता है और ये 5 बॉन्ड बना सकता है फॉस्फोरस, ये हमें अच्छे से पता है। यस, क्लियर टू एवरीवन ना। तो भाई ये SN2 मैकेनिज्म है और रिएक्शन होती है, क्या होता है, अल्कोहल प्लस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, याद रख लेना, सिर्फ ये RS वाला नहीं होने वाला है, अल्कोहल प्लस न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म होगा और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट्स इट। ये है मित्सुनाबो रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म था। अब बात करते हैं ऐसी ही एक दूसरी रिएक्शन है एप्पल रिएक्शन, उसके अंदर भी वही सेम चीज होती है, दिस इज एप्पल रिएक्शन, इसमें भी सेम चीज होती है, सेम रिएक्टेंट है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्या है, PPS3, ठीक है, देखिए PPS3 है प्लस CCl4, उसमें डेड था, यहाँ CCl4 या CBr4 बनेगा, ठीक है, बस एक ही रिएक्टेंट का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहां पर क्या होता है, अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है, Cl यहां से बनेगा या ब्रोमीन यहां से आएगा, क्लोरीन या ब्रोमीन, और ये क्या करेगा, नीचे से अटैक करेगा, तो यहां से OH हट जाएगा, ठीक है, और नीचे क्लोरीन लगेगा, तो डेफिनेट सी बात है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहां भी होने वाला है। तो OH अबव द प्लेन था, तो क्लोरीन बिलो द प्लेन अटैक करने वाला है, तो बिलो द प्लेन क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो यहां हमने रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में क्या डाल रखा है, बिलो द प्लेन जो है क्लोरीन जुड़ गया, और अपने आप ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बिलो द प्लेन था, तो अपने आप अबव द प्लेन आ जाएगा, डेफिनेट है। क्लियर है सभी को? तो यानी यहां पर भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता, सीधा सीधा एक लाइन में ही आपके सामने आंसर है, सीधा एक लाइन में। अब ये होता कैसे है, अभी आएगा कि यार ये नीचे से अटैक क्यों करेगा, पहले OH हट जाए तो SN1 ना हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बन जाए, नहीं बनेगा, PPS3 है ना यहाँ पे, ये PPS3 देखिए, बस एक ही चीज याद रखनी है, PPS3 जो है ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, और ये तब तक बॉन्ड नहीं तोड़ेगा जब तक क्लोरीन पीछे से अटैक नहीं कर देगा, बस इतनी बात याद रखनी है। पीछे वाली रिएक्शन में भी तो ये था, है ना, तो सेम टू सेम यहाँ पर सेम मैकेनिज्म आएगा। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास है ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आ गया, देखिए जरा मैकेनिज्म क्या कहता है। PPS3 है, सबसे पहले CCl4 में से क्लोरीन लेके जाता है, देखिए CCl4 का क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर अटैक करेगा, PPS3 पर पॉजिटिव, क्लोरीन जो है वो नॉर्मलाइज हो गया, ऑब्वियस सी बात है, PPS3 पर पॉजिटिव, और इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा क्लोरीन को। यहां पर अपने पास बन गया CCl3 नेगेटिव कार्ब एनायन, नेगेटिव चार्ज वाला कार्बो एनायन बन गया। कार्बो एनायन क्या अटैक करेगा, अब किसके ऊपर अटैक करेगा, ये जो हमारे पास रिएक्टेंट था ना अल्कोहल, इसका H लेके जाएगा, ये H छीन लिया इसने, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसके साथ H लग जाएगा ना, CHCl3 हमारा यहां से अलग हो गया, इसको हमने निकाल दिया, तो अब हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान देना, हम OH को नहीं हटा रहे हैं, अगर OH हट गया अल्कोहल में से तो कार्बन पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, वो करेगा SN1, और मुझे 100% SN2 चाहिए, मुझे इन्वर्टेड प्रोडक्ट चाहिए 100% SN1 में, तो रेसमिक मिक्सचर बनता है, पॉजिटिव चार्ज है, नीचे से भी अटैक हो सकता है, ऊपर से भी अटैक हो सकता है ना, तो मुझे 100% क्या चाहिए, तो मैंने सिर्फ H को हटा दिया, अच्छा तरीका ना, सिर्फ H को हटा दो, ऑक्सीजन पे लग गया नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां अब आपकी प्रोसेस यहां पर देखिए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, PPS3 और Cl बना हुआ था, ये रहा हमारा रिएक्टेंट PPL3 और Cl, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है PPS3 के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड आया यहां, तो फॉस्फोरस के साथ एक बॉन्ड बन गया, अब यहां से क्लोरीन निकल जाएगा, कमाल की बात ये है, तो फिर से PPS3 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर यहां से क्लोरीन नेगेटिव निकल गया, PPS3 पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ गया। अब मैंने वो क्या बोला था कि ये हटना नहीं चाहिए OH तब तक जब तक नीचे से कोई अटैक ना कर दे, ताकि हमेशा SN2 ही हो, SN1 ना हो। तो अब होगा क्या, जैसे ये PPS3 के साथ में जुड़ा, क्लोरीन नेगेटिव कहां से आया, देखिए जरा, यहां हमने ये जो क्लोरीन था ये यहां से निकल लिया,
पीपीएस3 के साथ जो जुड़ा था वो निकल गया, वही नेगेटिव क्लोरीन जो है अटैक करेगा बिलो द प्लेन। ये अबव द प्लेन हुआ जुड़ा हुआ, बिलो द प्लेन अटैक करने वाला है, और बिलो द प्लेन अटैक करने पर क्या होने वाला है, ये ओ क्या करेगा, पीपीएस3 पर पॉजिटिव है ना, सीधा आप इस बॉन्ड को ऐसे डायरेक्ट घुमा के यहां डबल बॉन्ड बना सकते हैं। या फिर ये कहिए कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा जिससे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड तोड़ेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा पीपीएस3 डबल बॉन्ड ओ। ये हमारा माइनस में चला गया, यानी ये पूरा का पूरा हमारा प्रोडक्ट एक माइनस चला गया, और नीचे से क्लोरीन जुड़ रहा है, SN2 बाइमोलिकुलर रिएक्शन होने वाली है, डेफिनेटली बाइमोलिकुलर रिएक्शन होगी और आपके पास में प्रोडक्ट आएगा 100% इन्वर्जन के साथ प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए SN1 SN2 आपको उलझाया कहां जाएगा, सिर्फ रिएक्टेंट दिया होगा पीपीएस3 CCl4, ठीक है, और आपको अल्कोहल दे देगा वो, और आपको इसमें स्टीरियो में उलझाने वाला है, स्टीरियो में कि वो अबव द प्लेन होगा कि बिलो द प्लेन होगा। बहुत से बच्चे स्टीरियो से डरते हैं, उनको लगता है स्टीरियो में समझ में नहीं। स्टीरियो इज नथिंग, रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखिए स्टीरियो क्या होती है, उसके अंदर ही आपको आधी स्टीरियो, आधी क्या 90% स्टीरियो आपको विद इन द रिएक्शन समझ में आ जाती है। कुछ एक मॉलिक्यूल हैं जैसे साइक्लोहेक्सेन है, उनके अंदर स्टीरियो थोड़ी सी टिपिकल लगती है, वो अलग से आपको समझा दिए जाएंगे, डोंट वरी, है ना, वो हम अलग से जब उसकी बात करेंगे उसमें आ जाएगा। मतलब स्टीरियो को अलग से करने की जरूरत नहीं है, विद इन द रिएक्शंस आप स्टीरियो आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है भाई, ये हमारे पास 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट आ गया, हमारी एप्पल रिएक्शन भी होगी दोनों रिएक्शंस में। अब खास क्या है, ध्यान देना, दोनों में अल्कोहल था, दोनों में इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, दोनों में SN2 होगी, दोनों में पीपीएस3 कॉमन था, पीपीएस3 के साथ डबल बॉन्ड O बनेगा, और वो इसके साथ तब तक चिपका रहेगा जब तक नीचे से अटैक नहीं होता है, और नीचे से अटैक उसमें न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, इसमें भी Cl न्यूक्लियोफाइल ही कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्लोरीन, अब ध्यान देना कि हम कहेंगे SN2 डायरेक्टली क्यों नहीं हो रही है, R के साथ में यहां जो जुड़ा हुआ है R, फिर यहां कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ ये R' लगा हुआ है, यहां H लगा हुआ है और यहां पर OH लगा हुआ है। OH नेगेटिव को हटा के Cl नेगेटिव को जोड़ना पॉसिबल ही नहीं है। OH नेगेटिव मोर रिएक्टिव होता है Cl नेगेटिव से, मोर रिएक्टिव, गुड बेस है ना वो, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा हो तो मोर रिएक्टिव होता है, तो वो अगर हटेगा OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये GOC के अंदर आता है, सिंपल कहें तो इस वजह से हमें OH को हटा के Cl को जोड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सीधा सीधा, कि हम OH को डायरेक्ट हटा दें, वो हटेगा ही नहीं, SN1 से भी नहीं, SN2 से भी नहीं, तो उसको हटाने के लिए पीपीएस3 यूज करा। फिर दूसरा हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट चाहिए था हर कीमत पर, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट के लिए हमने फिर पीपीएस3 को यूज करा कि ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए रखे जब तक ये अटैक ना कर दे। डबल फायदा हो रहा है, इसीलिए इन साइंटिस्टों को, एप्पल को या मित्सुनाबो को, इनको अवार्ड्स मिलते हैं, इनके नाम से रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये एक समस्या थी केमिस्ट्री में, दैट इज व्हाई इस समस्या को उन्होंने सोल्व किया है। तो ये क्लियर है भाई, यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा, दैट्स इट। अब इसके बाद में चलिए नेक्स्ट, थैंक यू फॉर ऑल, आज के लिए इतना ही था। अभ्यास से सिद्धि मिलती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन हिंदी में पढ़ेंगे थोड़ा ज्यादा असरदार होगा। अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है, प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, याद रखिए, दो चीजें, दो रिएक्शनें, क्लियर। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज गाइज, थैंक यू।